दुनिया का बड़ा हिस्सा इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। एक दूसरे के सैनिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रूस के सैनिकों को यह कौन बताता है कि उन्हें कब और कहां धावा बोलना है? यूक्रेन के सैनिकों को यह जानकारी कहां से मिलती है कि रूस की सेना के हथियार कहां हैं, उसकी मिसाइलें कहां हैं? आज हम आपको जंग की ऐसी हैरतअंगेज दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां बिना वर्दी के सैनिक हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते, उनका कोई नाम नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। पकड़े जाने पर उन्हें युद्ध बंदी नहीं बल्कि गद्दार कहा जाता है। हमारी टेली सीरीज अय्यार स्पाइज ऑन द प्राउल में रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया का पहला एपिसोड देखिए, जाल, अ ट्रिक टू ट्रैप। बोल्शेई बेआज़ोमी, मॉस्को, 20 अगस्त 2022, रात 9:45। मॉस्को से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर लैंड क्रूजर कार जबरदस्त धमाके के बाद आग का गोला बन चुकी थी। अगले कुछ सेकंड तक धू धू कर जलती कार से धमाकों की आवाज भी आती रही। थोड़ी दूरी पर लंबी दाढ़ी वाला एक 60 साल का आदमी सिर पर हाथ रखे बदावासी में उस जलती गाड़ी को देख रहा था। गाड़ियों की रोशनी में लोगों ने गौर से देखा। वो शख्स था अलेक्जेंडर दुगिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। एक कट्टर राष्ट्रवादी रूसी जिसके उग्र विचारों से अमेरिका और यूरोप की नींद कई साल से हराम है। लैंड क्रूजर गाड़ी दुगिन की ही थी जिसे उनकी बेटी और रूस की टीवी पत्रकार दारिया दुगीना चला रही थी। अलेक्जेंडर दुगिन को उसी गाड़ी में आना था। पहली नजर में ही साफ हो चुका था कि गाड़ी में धमाका पूरी प्लानिंग के बाद हुआ। निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे और शायद उनकी बेटी दारिया भी। मामला पुतिन के दोस्त से जुड़ा था, इसलिए रूस का पूरा खुफिया तंत्र इसकी जांच में जुट गया। 21 अगस्त 2022, दोपहर 12:02, रूस एस्टोनिया बॉर्डर। रूस की खुफिया एजेंसियां बहुत जल्द एक सीसीटीवी फुटेज और अपने जवाब के साथ हाजिर थी। ये सीसीटीवी फुटेज मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर दूर एस्टोनिया बॉर्डर के चेक पोस्ट की थी, जिसमें एक महिला मिनी कूपर कार से एस्टोनिया की ओर जाती दिखी। वही महिला कार बम धमाके से एक दिन पहले मॉस्को के उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई जहां अलेक्जेंडर दुगिन रहते हैं। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने थोड़ी और जानकारी जुटाई तो मालूम हुआ कि महिला का नाम नतालिया वोल्फ का है, जो यूक्रेन की नागरिक है। रूस की जांच एजेंसियों का दावा है कि नतालिया यूक्रेन की अजोब बटालियन में थी, जिसे यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने हाई प्रोफाइल हत्या के लिए ही मॉस्को भेजा था। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुताबिक नतालिया वोल्फ जुलाई में डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक से कजाकिस्तान पहुंची। वहीं उसे यूक्रेन का एक और एजेंट बोहदान साइगानेनको मिला, जिसने नतालिया को कजाकिस्तान का पासपोर्ट और गाड़ी की नई नंबर प्लेट मुहैया कराई। कजाकिस्तान से नतालिया अपनी 12 साल की बेटी के साथ मॉस्को आई थी। पुतिन के दोस्त दुगिन के पड़ोस में ही उसने किराए पर फ्लैट लिया ताकि उन पर नजर रख सके। 20 अगस्त को दुगिन और उनकी बेटी जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, वहां भी नतालिया मौजूद थी। रूस के मुताबिक नतालिया ने पहले दुगिन की गाड़ी में विस्फोटक लगाया और अपनी गाड़ी से पीछा करती रही।
रिमोट कंट्रोल से गाड़ी में ब्लास्ट करने के बाद नतालिया अपनी बेटी के साथ एस्टोनिया चली गई। बॉर्डर पार करते समय नतालिया की गाड़ी पर यूक्रेन की नंबर प्लेट थी। उसकी मदद करने वाला दूसरा एजेंट साइगानेन्को एक दिन पहले ही मॉस्को से फरार हो चुका था। जो लोग खुफिया एजेंसियों के ऐसे कॉवर्ट ऑपरेशन से परिचित हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मंजे हुए जासूस के लिए कहीं भी घुस जाना बहुत मामूली काम है। जासूस अगर महिला हो तो उसका काम कितना आसान हो जाता है, इसका एक नमूना आज भी इजराइल के एयरफोर्स म्यूजियम में मौजूद है। ये MiG-21 फाइटर प्लेन इराक की वायुसेना को 1960 में रूस ने दिया था, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पायलट समेत उड़ा दिया। लड़ाकू विमान को हाईजैक करने के इस अभूतपूर्व कारनामे का कोड था ऑपरेशन डायमंड। MiG-21 विमानों का उत्पादन 1959 में शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल इस लड़ाकू विमान की तकनीक समझना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक सही सलामत MiG-21 की दरकार थी। उस वक्त MiG-21 विमान सोवियत संघ के अलावा मिस्र, सीरिया और इराक के पास ही थे। MiG-21 चुराने के लिए मोसाद का ऑपरेशन डायमंड 1960 में शुरू हुआ, लेकिन मिस्र में मोसाद के एक एजेंट जीन थॉमस का भेद खुल गया और उसे फांसी दे दी गई। मोसाद के एक जासूस ने इराक से MiG-21 चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मिशन फेल हो गया। मोसाद के एजेंट ने इराक के 2 पायलट्स की हत्या करके अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। ऑपरेशन डायमंड में तीसरी कोशिश के लिए मोसाद ने अमेरिका में पैदा हुई अपनी एक तेज तर्रार महिला एजेंट को काम पर लगाया, जिसका टारगेट था इराकी एयरफोर्स का फाइटर पायलट मुनीर रेडफा। मुनीर ईसाई था और एयरफोर्स में धर्म के नाम पर अपने साथ हो रहे भेदभाव से चढ़ा बैठा। मोसाद की महिला एजेंट ने मुनीर को अपने रूप जाल में फंसाया और फिर धार्मिक भेदभाव के उसके जख्मों को इतना कुरेदा कि वो मोसाद के लिए इराक के एयरबेस से MiG-21 चुराने के लिए राजी हो गया। उसने शर्त रखी कि उसके पूरे परिवार को पहले इजराइल में सुरक्षित शरण दी जाए, $10 लाख दिए जाएं और इजराइल की नागरिकता भी। 16 अगस्त 1966 उत्तर पश्चिमी इराक। प्लानिंग के मुताबिक मुनीर रेडफा ने एयरबेस से उड़ान भरी। उसे रडार के जरिए ट्रैक किया जा रहा था, जिसे चकमा देते हुए मुनीर ने विमान को जॉर्डन की ओर मोड़ दिया। उसने जॉर्डन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यही बताया कि यह सीरिया का लड़ाकू विमान है जो ट्रेनिंग फ्लाइट पर है। इराक, जॉर्डन और सीरिया की वायु सेनाएं जब तक आपस में तालमेल बिठाती, तब तक मुनीर अपने MiG-21 को इजराइल की वायु सीमा में ले जा चुका था। वहां इजराइल की एयरफोर्स के 2 मिराज फाइटर प्लेन उसे अपनी निगरानी में हत्जोर एयरबेस तक पहुंचा चुके थे। जिस वक्त इजराइल के एयरबेस पर मुनीर ने MiG-21 को लैंड कराया, तब उसमें ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका था। इराक से चुराए गए इसी MiG-21 विमान का विश्लेषण करके इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ रणनीति बनाई और 1967 का अरब वॉर सिर्फ 6 दिन में जीत लिया। उस युद्ध में इजराइल ने सीरिया के 6 MiG-21 विमान मार दिया।